रोलिंग का मतलब जब गाड़ी रोड पे मूव करता है तो उसका जो टायर है वो जिस तरीके का मोशन करते करते आगे जाता है, ऐसे जैसे मार्कर है एक हाथ और दूसरे हाथ के बीच में ये ऐसे, तो ये मार्कर घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है, इसको रोलिंग बोलता जाता है। इसमें जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम रोलिंग फ्रिक्शन दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक अपना टॉपिक लेके जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और फ्रिक्शन इनफैक्ट ऐसा आपके माइंड में शायद थॉट होगा कि फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन तो नुकसान ही कराता है, फ्रिक्शन तो बॉडी को रोकने की कोशिश ही कराता है। तो बेटा आप लोग बहुत गलत फहमी में हैं, गलत फहमी पाल रखी है, मिसकंसेप्शन में है। फ्रिक्शन है वो दोनों काम करवाता है। फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हमारा रोड पे चलना, हमारे गाड़ी का रोड पे चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता, गाड़ी चल ही नहीं पाता, चल ही नहीं सकता था। तो फ्रिक्शन ही है एक ऐसा जादू, ऐसा फोर्स जो हमारे चलने में, हमारे रनिंग करने में, दौड़ने में, गाड़ी को दौड़ाने में, बस को दौड़ाने में, ट्रेन को दौड़ाने में काम करता है, वहां लगता है और हेल्प करता है इन सबको दौड़ाने में। तो दैट इज कौन सा है बच्चों? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या चीज है? तो फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा है काइनेटिक। कब लगता है फ्रिक्शन? तो एज यू नो कि फ्रिक्शन तब लगता है जब दो बॉडी, दो कोई भी बॉडी या दो कोई भी सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो। पहली बात क्या है बच्चों? कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन है वो ऐसे हवा में दूर दूर से के बताओ इसका इस पे कितना फ्रिक्शन लगा, तो वो नहीं लगने वाला है। तो पहली एक कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है फ्रिक्शन लगने के लिए कि दो बॉडी को कांटेक्ट में आना पड़ेगा, पहले एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, नजदीक या बढ़ानी पड़ेगी, वो कांटेक्ट में आएंगे। अब फ्रिक्शन कैसे आएगा बच्चों? तो जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, आफ्टर दैट, उसके बाद जब दो सरफेस कांटेक्ट में हैं उसके बाद एक सरफेस का दूसरे सरफेस के ऊपर या तो स्लिपिंग हो रही हो, इस तरीके से स्लिप कर रहा हो, या फिर स्लिप करने का टेंडेंसी हो, तब जाकर के उन दोनों सरफेस के बीच में एक नया फोर्स जनरेट होता है, लगता है, पैदा होता है, और उसी का नाम है बच्चों फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन है दो टाइप का। एक है कि यदि स्लिपिंग दोनों सरफेस के बीच में हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड लगता है, तो इस तरीके से हम लोग हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं, तो उन दोनों के बीच में हाथ थोड़ी देर हाथों के बीच में गर्मी पैदा होती है, और ऐसे ऐसे करने से हो बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, तो वो ठंड उठ जाता है ना? क्यों? क्योंकि हाथों को आपस में रगड़ने से जो एक फ्रिक्शन लगता है काइनेटिक, स्लिपिंग होने से, और उससे हीट पैदा होती है, हीट जनरेट होती है और हाथ गर्म होते हैं। और नॉट ओनली हाथ, एनी सरफेस, एक सरफेस दूसरे के ऊपर रगड़ेगा, ऐसे रगड़ना, स्लिप करेगा, घसीटेगा एक दूसरे के ऊपर, तो हमेशा उनकी दोनों सरफेस है वो गर्म हो जाएगी और वहां पर फ्रिक्शन लगता है काइनेटिक। दूसरा होता है स्टैटिक। तो ये दो टाइप का हो गया, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसा नाम से ही मतलब है, काइनेटिक मतलब जब मोशन हो रही हो, काइनेटिक वर्ड का मतलब होता है मोशन करना, जब मोशन हो रहा होता है। तो ये तब आएगा जब स्लाइडिंग होगी। कब आएगा बच्चों? स्लाइडिंग होगी। जब स्लाइडिंग हो रही होगी तब जाकर के जो फ्रिक्शन आने वाला है दैट इज काइनेटिक। जब स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग होगी तब ये आएगा। और दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है स्टेशनरी, रुका हुआ। तो दोनों सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर रहे हैं, स्लाइड नहीं कर रहे हैं, घसीट नहीं रहे हैं, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक होगा। घसीट नहीं रहे हैं बट टेंडेंसी है घसीटने का। अब कैसे समझे इस बात को? तो अपने क्लास में जैसे बेंच रखा हुआ है, बेंच पर हम जाके थोड़ा सा धक्का मारे, एक उंगली से धक्का मारे तो बेंच नहीं खिसकेगा। अपने घर में कुर्सी है, टेबल है, उसको हम लोग थोड़ा सा धक्का मारे तो नहीं खिसकेगा। खिसकने का टेंडेंसी है बेचारे का, बट बेचारा खिसक नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उसको खिसकने ही नहीं दे रहा है। तो ऐसा फोर्स, ऐसा फ्रिक्शन को स्टैटिक बोला जाएगा जिसमें बॉडी का खिसकने का, भागने का, मोशन करने का टेंडेंसी तो होगा बट वो खिसक नहीं रहा होगा, फ्रिक्शन उसको खिसकने नहीं दे रहा होगा। तो काइनेटिक आएगा जब खाली स्लिपिंग करने का क्या हो बच्चों? टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग,
स्लिपिंग नहीं करना है, स्लाइडिंग नहीं करना है, खाली टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग होगी तो जो फ्रिक्शन आता है वो स्टैटिक आता है। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसको और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हुए, आप फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं, डेफिनेटली आप सब लोग माहिर है अपने अपने फील्ड में। तो फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक के बारे में जानकारी ली, काइनेटिक के बारे में जानकारी ली। अब अपना जो इसमें फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन एक ऐसा अच्छा टॉपिक है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इसका डे टू डे लाइफ में दोनों प्रकार से यूज होता है। हमारे लिए प्रॉफिट का भी काम करता है, फायदेमंद भी है, कभी कभी नुकसानदायक भी है, कभी कभी लाभदायक भी है। लाभदायक कैसे कि हमारा चलना, गाड़ी का चलना, घोड़ा का दौड़ना, ट्रेन का दौड़ना, ये सब फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। ग्राउंड पे चलना फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं था, तो इन सब में हमारे लिए लाभदायक है। तो सर नुकसानदायक कहाँ हुआ? नुकसानदायक वहाँ हुआ जैसे गाड़ी के अंदर बियरिंग लगा होता है, बियरिंग के अंदर छोटी छोटी आयरन की गोटियां लगी होती है, उनके बीच में ग्रीसिंग लगाया जाता है, तो वो एक दूसरे के साथ रगड़ाता है। जब जैसे जैसे टायर मूव करता है तो उनके बीच में, वो बियरिंग के बीच में बॉल, जो बॉल बियरिंग होता है उसमें, बियरिंग में जो बॉल होती है उसमें फ्रिक्शन लगता है काइनेटिक वाला, और उसकी वजह से वो घसीटता रहता है, रगड़ाता रहता है, खत्म हो जाता है। तो उसमें हम लोग वापस ग्रीसिंग लगाते हैं ताकि लुब्रिकेशन की वजह से फ्रिक्शन है वो कम हो जाए और स्मूथनेस है वो बढ़ जाए और कम फ्रिक्शन लगे, नुकसान ज़्यादा नहीं हो। या फिर अपन एक ब्लॉक को या कुर्सी को ऐसे घसीट के लेके जाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यदि वो नहीं होगा तो इस बॉक्स को या फिर बेंच को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना, डिस्प्लेस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बट वो फ्रिक्शन होने की वजह से वो हमारे लिए मुश्किल कर देता है उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना। बच्चों समझ गए? तो फ्रिक्शन फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। बट हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं आपसे एक सवाल पूछूं बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम लोग जब वॉक करते हैं तो कौन सी टाइप का फ्रिक्शन लगता है और कौन सी डायरेक्शन में लगता है। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आसान है और इंटरेस्टिंग है। तो आप इस बात को माइंड में ध्यान में रखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारे चलते टाइम और दौड़ते टाइम कौन सा फ्रिक्शन हमारे बॉडी पर लगता है, स्टैटिक या काइनेटिक। इन दोनों की ही बात करेंगे जेई के सिलेबस के हिसाब से। तीसरा और होता है रोलिंग फ्रिक्शन, बट उसके बारे में हम लोग नहीं घुसेंगे, वो उसको भी हम लोग स्टैटिक के जैसा ही मान के चलेंगे, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ आवर जेई सिलेबस। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन अब क्या होता है सर? अब ये नया चीज माइंड में घुसा दिए, अब ये रोलिंग का चीज है। तो रोलिंग का मतलब जब गाड़ी रोड पे मूव करता है तो उसका जो टायर है वो जिस तरीके का मोशन करते करते आगे जाता है, ऐसे जैसे ये मार्कर है, एक हाथ और दूसरे हाथ के बीच में ये ऐसे, तो ये मार्कर घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है, इसको रोलिंग बोलता जाता है। इसमें जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम रोलिंग फ्रिक्शन दिया जाता है। तो उसको भी हम लोग स्टैटिक ही मानेंगे, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। आप समझ गए? तो काइनेटिक हो गया और स्टैटिक हो गया। तो इस पे जो सबसे आसान पार्ट होता है मेरे लिए, और आपके लिए भी मैं आसान बना दूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ, कि जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, रख दिया जैसे बेंच है, बेंच के ऊपर आदमी बैठ गया, आपको बिठा दिया और मैं खींच रहा हूँ बेंच को, तो आप कब तक बेंच पे बैठे रहेंगे? कितना जोर से मैं बेंच को खींचूंगा तो आप स्लिप कर जाएंगे, कितना जोर से खींचूंगा तो आप स्लिप नहीं करके बेंच के साथ साथ चलेंगे। ये जो प्रॉब्लम होती है जिसको टू बॉडी प्रॉब्लम बोला जाता है, या टू बॉडीज प्रॉब्लम या टू ब्लॉक प्रॉब्लम। दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर बिठा दिए या तीन ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर बिठा दिए तो उन पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कब तक वो साथ साथ जाएंगे, कब साथ में जाना छोड़ देंगे, इन सारी बातें को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक सवाल लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन, दो या तीन बॉडी एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं तो उसमें कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों ग्राउंड ड्रॉ करते हैं। पहले तीन ब्लॉक ले लेते हैं, एक ब्लॉक ये हो गया, एक दूसरा ब्लॉक ये हो गया और एक तीसरा ब्लॉक ये हो गया, और नीचे ग्राउंड बना दिया है ना बाल को, ये बना दिया ग्राउंड अपन ने। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, नाम तो देना पड़ेगा ना भाई, तो ये नाम दे दिया गया तीनों ब्लॉक का, ए बी और सी। अब इनको अपने रैंडम किसी भी डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे देते हैं। सपोज इसको इधर की तरफ वेलोसिटी दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसको कहीं इधर ही दे देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे दो अपनी मर्जी से। इसको भी इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे दिया गया,
तीनों का स्पीड हो गया। तो बच्चों आपके लिए सवाल ये है छोटा सा, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो हर जगह सरफेस पे फ्रिक्शन है, ये भी सरफेस रफ है, सब सरफेस रफ है बाल को, ठीक है, ये भी रफ है और ये ग्राउंड वाला भी रफ है, तीनों सरफेस है वो रफ है। तो तीनों सरफेस रफ है तो वहां फ्रिक्शन लगेगा। तो सवाल अपना ये है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। बस एक छोटा सा सवाल आपके लिए मैंने पूछा गया है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, यदि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है किसी जगह पर, काइनेटिक फ्रिक्शन यदि किसी जगह पर सिस्टम पर लग रहा है, तो वो क्या करता है बच्चों, मोशन को अपोज नहीं करके वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करें कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है बालकों, वो एक बॉडी जो मोशन कर रहा है उसको तो सपोर्ट भी कर सकता है, उसको अपोज भी कर सकता है, बट दो सरफेस जो एक दूसरे के साथ रखे हुए, अकेले सरफेस का फ्रिक्शन नहीं हो सकता, अकेले हाथ का ताली नहीं बजता, वैसे ही अकेले सरफेस का फ्रिक्शन भी नहीं हो सकता। तो दो सरफेस रिक्वायर्ड है, दो बॉडी रिक्वायर्ड है, तो उन दोनों का रिलेटिव मोशन, बाल को ध्यान रखना, ये फ्रिक्शन क्या करता है, तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। किधर लगेगा, तो अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा उसके ऑपोजिट में लग रहा होगा, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब रिलेटिव मोशन कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो एक आदमी या एक ब्लॉक दूसरे को देखेगा, दूसरा मुझे यदि इधर जाते हुए दिखाई दिया तो मैं उसके ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड में लगा दूंगा। यदि वो ब्लॉक मुझे ऊपर वाला देखने पर रिलेटिव टू मी उधर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया तो मैं उसके उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शन इधर लगा दूंगा। बस इतना काम कराना है। तो सर स्टैटिक का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, स्टैटिक का डायरेक्शन भी ऐसे ही, उसमें रिलेटिव मोशन नहीं, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करवाना है। तो इसमें तो स्लीपिंग तो हो ही नहीं रहा है, तो रिलेटिव मोशन तो है नहीं, तो जो टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट टू टेंडेंसी, ऑपोजिट टू टेंडेंसी, जो टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, कौन सा, स्टैटिक। तो जरा आते हैं बाल को देख लो, इधर डायरेक्शन डिसाइड करना है कि किस जगह पर कैसे लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो पहले सबको आसान से समझने के लिए अलग अलग करा दीजिए, ब्लॉक ए को अलग से बना दीजिए वैसा का वैसा, उसके बगल में बी को बना दीजिए छोटा बड़ा वैसा का वैसा है, और नीचे वाले को सी को बना दीजिए। तीनों का नाम हो गया, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अब वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है। ग्राउंड पर आते हैं, पहले ग्राउंड रुका हुआ है इसलिए सबसे पहले वहीं से डिसाइड करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे कि रुका हुआ ग्राउंड देखेगा सी को, बाकी सबको नहीं देखना है। ग्राउंड है वो सी को देखेगा, ऐसे देखेगा सी को, तो उसको सी किधर जाते हुए नजर आएगा, तो ग्राउंड रुका हुआ है उसको सी लेफ्ट में जाते हुए नजर आएगा कि राइट में, तो उसको लेफ्ट में जाते हुए दिखाई देगा, ये इधर की तरफ इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर वेलोसिटी था। तो ग्राउंड बोलेगा अच्छा बेटा तुम लेफ्ट में जा रहे हो, रुको मैं तुमको दिखाता हूं मेरे पास क्या है, तो मेरे पास फ्रिक्शन है, तो तुम लेफ्ट में जा रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर फ्रिक्शन राइट में लगाऊंगा, देखता हूं बेटा कितनी देर तक जाते हो, तुम्हारे में कितना ताकत है। तो यहां पर ग्राउंड वाला फ्रिक्शन इधर की तरफ आ जाएगा, दैट इज F1, ठीक है। ये फ्रिक्शन क्यों इधर आया, क्योंकि इसका वेलोसिटी जो दिया हुआ था वो इधर की तरफ दिया था, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, और ये इधर की तरफ आ गया 20 मीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ था वो, और ये इधर की तरफ आ गया 5 मीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ था वो। तो ये F1 आ गया, ये किसने लगाया, ग्राउंड ने लगाया, बाय ग्राउंड। तो ग्राउंड के द्वारा सी ब्लॉक पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, क्योंकि वो उधर की तरफ घसीटते हुए जा रहा था स्लाइड करके, तो फ्रिक्शन पीछे आएगा, और थोड़ी देर में ये इधर इस जगह पर ये सरफेस जो है सी का गर्म कर देगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन आ रहा है। कौन सा फ्रिक्शन आ रहा है, काइनेटिक आ रहा है, तो इसकी जगह हम लोग क्या नाम लिखेंगे, ये फ्रिक्शन बाय द ग्राउंड आया, और कौन सा आया बाल को, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है, ये काइनेटिक वाला फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, घसीटना ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में हो रहा है, इसलिए काइनेटिक आया। इसका खत्म, ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा, ऑन दी ग्राउंड। ये ऐसे आया है ग्राउंड के द्वारा इस पर, तो ये भी बख्शेगा नहीं, ग्राउंड को छोड़ेगा नहीं, पूरा बदला लेगा, है ना।
एक एक का बदला लिया जाएगा। तो फ्रिक्शन इधर की तरफ आया F1, तो इसका रिवर्स डायरेक्शन में इधर ऑन द ग्राउंड, यदि ग्राउंड का बना दे हम लोग FBD फ्री बॉडी डायग्राम, ये रहा ग्राउंड। तो इसी F1 का जोड़ीदार, इसी F1 का पार्टनर, एज यू नो कि सारे रियल फोर्सेस इस दुनिया में जब भी पैदा होते हैं, जब भी जन्म लेते हैं, अवतरण लेते हैं ऑन दिस प्लेनेट, तो वो हमेशा जोड़ी में आता है, कपल में। उनका भगवान पहले से जोड़ी बना के भेजता है। तो F1 इधर आ रहा है, तो इसका जोड़ीदार ऑन द ग्राउंड होगा इधर की तरफ, इधर की डायरेक्शन में इसका ऑन द ग्राउंड आ रहा होगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस F1 का जोड़ीदार, इस F1 का पार्टनर, एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ इधर की तरफ ऑन द ग्राउंड आ रहा होगा। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं B और C के बीच में। अब इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, कौन लगाएगा? आपस में लगाएगा। दो सरफेस का फ्रिक्शन है, कोई तीसरा थोड़ी लगाने आएगा, वो दोनों आपस में निपटेंगे भाई। कौन किस पे लगाएगा? तो देखो कोई भी एक को देख लो, चलो C को देखते हैं B के द्वारा, या फिर B को देखे C के द्वारा, जैसा तुम बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों को देख के बता देता हूँ। यहाँ पर एक आदमी को बिठा दिया गया, दो बड़ी बड़ी आंखें लगा करके ऐसे, और वो देख रहा है B को, तो रिलेटिव मोशन का यूज होगा बच्चों कि C जब देखेगा B को, तो ये C खुद इधर की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जब रिलेटिव देखेंगे तो इसके पास जो कुछ भी वेलोसिटी है वो ऑपोजिट करवा करके, रिवर्स करवा करके दिला देते हैं हम लोग B को। रिलेटिव का हमेशा यही मतलब है। आपको रिलेटिव भी बड़ा मुश्किल लग रहा, बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। रिलेटिव बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। आप पढ़िए तो सही हमसे, देखिए कितना आसान बना देते हैं। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड जो है, वो जो भी रिलेटिव देखने वाला है उसके पास जो वेलोसिटी है, जो एक्सीलरेशन है, सब रिवर्स करके पूरी दुनिया को दे दो। पूरी दुनिया, किसी को मत छोड़ो, सबको दे दो। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड जो इधर था, वो रिवर्स करके इधर की तरफ दे दिया, तो इसको इधर की तरफ मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये कहां से मिला भाई? गिफ्ट मिला। किसने दिया? C ने। चलो मेरा वेलोसिटी था, तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो अब ये रुक गया। अब C देख रहा है B को, तो B उसको इधर की तरफ 10 + 20 हो गया 30 मीटर पर सेकेंड से उधर जाते हुए नजर आता है। तो C बोलेगा अच्छा बेटा, 30 से तुम भाग रहे हो ना, तो रुको, मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा करके इसको रोकने की कोशिश करता हूं। तो रोकने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देगा। तो यहाँ पर ऑन B फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ जाएगी F2, किसने, किसके द्वारा? तो बाई ब्लॉक C के द्वारा। और कौन सा फ्रिक्शन है? तो ये भी काइनेटिक है, काइनेटिक आ जाएगा इस डायरेक्शन। ठीक है। तो अब एक्शन रिएक्शन, एज आई टोल्ड यू कि हर फोर्स पैदा होता है अपना पार्टनर साथ लेके। यहाँ के नई दुनिया में जोड़ीदार अपना तुम्हारे जैसे हमारे जैसे ढूंढने लगता है कि कोई पार्टनर मिल जाए, है ना, जिंदगी गुजारने के लिए, साथ देने के लिए। वैसा नहीं होता है। फ्रिक्शन और जो भी फोर्सेज है, नॉर्मल ग्रेविटी, वो सब पैदा होते हैं अपना पार्टनर लेकर के। तो यदि F2 इस पर आया है इधर की तरफ, तो इसका पार्टनर दूसरे वाले के पास में है, बगल में है, तो इसका पार्टनर, इसका जोड़ीदार इधर की तरफ आएगा, दैट इज F2। किसकी वजह से? बाय C, बाय C नहीं, सॉरी, बाय B। तो हर फोर्स को लगाने वाला एक कोई ना कोई होता है। कोई लगाने वाला नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। हर फोर्स के पीछे किसी का हाथ होता है, कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको लगाने वाला होता है। थप्पड़ मारेगा तो कोई लगाने वाला होगा ना, बिना लगाने वाले के थप्पड़ थोड़ी लगता है, हवा में थोड़ी लग जाता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन हो गए F2। ये लगाया C ने और ये लगाया B ने। इस तरीके से B और C का आपस वाला एक काइनेटिक फ्रिक्शन सॉर्ट आउट हो गया, इनका मामला निपट गया। अब आते हैं A और B पर। A और B को देखो जरा बेटा, A और B को देखो। A और B के लिए आपको आदमी किधर बिठाना है? जहां आप बोलेंगे हम आदमी को बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जाए आदमी को, चलो सर आप ऐसा कीजिए ना, B पर ही बिठा दीजिए, चलो B पर बिठा देते, ये है ना, ये B पर बिठा दिया गया। अब B पर बिठा दिया गया तो अब ये देखेगा, तो अब इसको देखना था तो इसका खुद का वेलोसिटी कितना है। तो बाल को 10 है, 20 है या 30 है? 30 नहीं है, 30 वो 10 तो C ने दिया था, वो तो उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। उसने गिफ्ट दिया है तुम्हारे बर्थडे पे, तो तुमको भी उसके बर्थडे पे वापस देना पड़ेगा। तो वो तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, जो खुद का था वो का वो बचेगा। गिफ्ट में ऐसे ही होता है, समझे? अब वो छोटा मोटा अलग बात हो गई। तो ये जो 20 है वही इसका खुद का है,
तो जब इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका खुद का जो वेलोसिटी था वो इधर की डायरेक्शन में दौड़ रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये इसका जो वेलोसिटी था ये रिवर्स करके उल्टा करके इसको मिल जाएगा इधर की तरफ। ओ हो कितना मिल गया 20, बाप रे बाप बहुत ज्यादा नहीं हो गया, हाँ 20। अब बी ने इसको दे दिया अपना खुद का 20, अब बी तो आ गया रेस्ट पे, रुक गया। वो देख रहा हो ए को ऊपर, ओ बाप रे, तो उसको दिखाई दे रहा है क्या, जो तुमको दिखाई दे रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है, इधर की तरफ जाना चाहिए था 20 से, उधर की तरफ 5 से 5 से, तो बचा कितना, दोनों साइड तो नहीं जा सकता ना, इधर और इधर, इधर 5 है इधर 20 है, तो इनका नेट, इनका टोटल, इनका रिजल्टेंट खाली इधर बच जाएगा, दैट इज 15। कितना बचेगा 15। तो बी को ये वाला इधर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दिखाई देगा, किसको, विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रिलेटिव इधर 15 से जाते हुए दिखाई देगा। तो बी बोलेगा अच्छा बेटा ए किधर जा रहे हो तुम, तो इधर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो बी क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, इधर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा तो पकड़ेगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए जो बी ने लगाया है वो इधर की तरफ आ जाएगा, नाम दे देते हैं F3, किसकी वजह से आया, तो बाय बी आया। स्टैटिक या काइनेटिक, बिकॉज ऑफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, पूरा जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये लगेगा काइनेटिक, वो सारे के सारे काइनेटिक। तो ये आया है एक्शन, तो इसका पार्टनर, इसका जोड़ीदार इक्वल मैग्नीट्यूड का, ऑपोजिट डायरेक्शन का, और दूसरे वाले पर रहो, खुद का खुद पे एक्शन रिएक्शन कभी नहीं होता है, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा F3, किसकी वजह से आया, तो बाय ए आ गया, ये हो गया सारा एक्शन रिएक्शन, सारा जोड़ीदार। तो सारे फोर्सेज दुनिया में जितने भी रियल फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं हमेशा पेयर में रहेंगे, जोड़ी में रहेंगे, तो सबको यदि आप काउंट करने जाओगे तो हमेशा ये एक इवन नंबर आएगा, क्या आएगा, सम और विषम, ऑर्डर इवन होता है ना, तो ये इवन नंबर आएगा, क्योंकि हमेशा दो दो की जोड़ी रहेगी। जैसे ये देखो F3 का एक जोड़ी बन गया, F2 का एक जोड़ी बन गया और F1 का एक जोड़ी बन गया, तो इस तरीके से 3 जोड़ियां बनी, 6 फोर्सेज लगे, एक्शन रिएक्शन आपस में एक दूसरा का इधर उधर कर कर आगे लगा दिए और हो गया काम खत्म। ये लो, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिसाइड किया जाता है। सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया तीनों के बीच का फ्रिक्शन। अगले सवाल पे जाए तो ये हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कौन किस पर कैसे लगाएगा, किधर लगाएगा, बड़ा आसानी से आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। अब थोड़ा सा और अपना लेवल सवाल का बढ़ाते हैं, वेलोसिटी से तो शुरू किया है, जाना अपन को फोर्स पे है, चलिए जरा बाल को जाते हैं दूसरे सवाल पर। ये रहा, रुकिए, ये रहा एक ब्लॉक और इसको अपन रखवा दिए ग्राउंड पे। किधर रखवाए जी, ग्राउंड पे। कितना मास ले ले, 10 केजी, चलो ठीक है 10 केजी हो गया। इधर की तरफ खींच लेते, खींच ले, यस, लगाओ ताकत, कितना, जितना आप बोले 50 न्यूटन लगा दिया, इतना ही ताकत है 50। अब ये सरफेस रफ है तो इस पर दो तरीके का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, वो आप जानते होंगे डेफिनेटली, और ज्यादा डिटेल में बताएंगे कभी और किसी दिन। तो दो तरीके का फ्रिक्शन था, कौन कौन सा, स्टैटिक और काइनेटिक। तो दो तरीके का एक वैल्यू आता है सरफेस का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसका नाम दिया जाता है, जो कि कांस्टेंट होता है सरफेस के लिए। सरफेस कितना ज्यादा रफ है, कितना ज्यादा स्मूथ, चिकना कितना ज्यादा है, चिकनाहट कितनी ज्यादा है, या रफनेस कितना, खुरदरा कितना है, उसी के लिए डिफाइन किया जाता है ये कांस्टेंट। तो म्यू एस और म्यू के, म्यू एस की वैल्यू सपोज ले लेते हैं 0.7 और म्यू के की 0.3 ले लेते हैं। इन जनरली म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा होता है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहां पर 50 न्यूटन लगा दिया। अब सवाल मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ जरा बाल को, ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। ब्लॉक मूव करेगा
या नहीं करेगा, या नहीं, यदि करेगा तो किस एक्सीलरेशन से करेगा, ये है आपका सवाल। तो जरा रियल लाइफ में बात करते हैं। एक बॉडी लिया है, इसके बाद दूसरा बॉडी भी लेंगे, दो बॉडी भी। मैं धीरे धीरे जाऊंगा ना, बने रहिए साथ में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो ताकि टू बॉडी, एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी और फिर फोर्स लगाना, तीन बॉडी फिर फोर्स लगाना वाला बड़ा आसान हो जाएगा। इसको समझते हुए आगे जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक से आसान से समझेंगे कि सपोज एक अपने घर में कुर्सी रखा है, टेबल रखा है, बेड रखा है, डबल बेड, सोने वाला आराम से जो होता है वो, और आपको बोला जाए जरा इसको धक्का मारो, तो क्या आप अकेले कैपेबल हो पाएंगे उसको धक्का मार करके एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने में? मे बी और मे बी नॉट। आप छोटे हैं, थोड़े से दुबले पतले हैं, कमजोर है, तो शायद नहीं खिसका पाए। एकदम ताकतवर है, जिम जाके बॉडी बना रखा है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, तो हो सकता है कि आप धक्का मार के थोड़ा सा खिसका दे, ठीक है। बट एक छोटे बच्चे को बोलोगे कि जरा खिसका के दिखाओ, 10 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को, नहीं खिसका पाएगा। पूरा ताकत लगाएगा, जोर लगाइया, बट नहीं खिसका पाएगा। काहे? क्योंकि उस बेंच को या उस बेड को खिसकाने के लिए जितने फोर्स की जरूरत थी, जितना रिक्वायरमेंट था, वो उतना बच्चा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। सर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? रिक्वायरमेंट बच्चों ये कि फ्रिक्शन जो आता है स्टैटिक, बेंच वगैरह रख दिया, ये इस तरीके कोई भी रख दिया, कुर्सी रख दिया गया, जैसे ये कुर्सी रख दिए गए, अब इसको ऐसे मार रहे हैं हम धक्का, नहीं खिसक रहा, ये नहीं खिसक रहा, पलटी मार जा रहा है बट खिसक नहीं रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो बॉडी जब हम धक्का मारते हैं तो बेचारा एक जगह से दूसरी जगह खिसकना चाहता है, उसका मन है खिसकने का, बट एक प्रॉब्लम है, क्या? कि जो फ्रिक्शन है ग्राउंड वाला, वो नहीं चाहता है कि ये खिसक के कहीं से जाए, कभी नहीं चाहता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। इसीलिए तो वो जाने को जो मोशन करता है या रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने की कोशिश करता है। तो इस कुर्सी का टेंडेंसी है आगे जाने का, धक्का मारने की वजह से आगे जाने की कोशिश करना चाहता है ये, बट वो जो हरामी वहां का फ्रिक्शन है ग्राउंड वाला, वो इसको जाने नहीं दे रहा है, वो इसको आगे खिसकाने नहीं दे रहा है, तो वो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ रहा है। तो जब तक ये खिसकेगा नहीं तब तक इस पर काइनेटिक नहीं आएगा। तो सारी जिम्मेदारी होती है स्टैटिक, और स्टैटिक क्या करेगा? इसको जाने से बचाएगा। वो नहीं चाहता कि ये जाए तो इसको रोक के रखेगा, जाने नहीं देगा गया, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये कब जाएगा? ऐसा थोड़ी कि कभी जाएगा ही नहीं, जाएगा डेफिनेटली। देखो मैं यहां से, ये देखो चला गया, तो अब मैंने पैर और हाथ दोनों से फोर्स लगाया तब जाकर के जाने लगा। अकेले पैर से लगा रहा हूं तो शायद नहीं जाए, अकेले हाथ से लगा रहा हूं तो भी पलटी मार रहा है बट जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसको जाने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है। व्हाई? बिकॉज वहां फ्रिक्शन जो रोक रहा है उसका एक ताकत है, उसकी ताकत से हमारा ताकत ज्यादा हो गया, दोनों ताकत का मुकाबला होगा। हमारा ताकत ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली वो हार जाएगा और जाने दे देगा, बट उसका ताकत ज्यादा मजबूत हो गया और हम कमजोर पड़ गए उसके सामने तो हमको जाने नहीं देगा। समझ गए? हाँ सर, बिल्कुल। तो यही बात थी यहाँ पर कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, वही मैक्सिमम ताकत जिसको लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। लिमिटिंग मतलब भैया ओवर, मतलब मैक्सिमम लिमिट, जब बस मतलब उसका मैक्सिमम ताकत कितना हो सकता है, उसके बाजुओं में मैक्सिमम कितना दम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और वो होता है म्यू एस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल। तो इस जगह का बाल को नॉर्मल आप देखोगे तो ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे ग्रेविटी लग रहा है 100 न्यूटन का, तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 100 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है, वर्टिकल में जा नहीं रहा है तो। और म्यू एस था 0.7, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ गया? 70 न्यूटन। इसका मतलब जो कुर्सी या जो ब्लॉक जिसको हम खिसकाना चाहते हैं, ठीक है, इस पे गौर कीजिएगा, खिसकाना चाहते हैं, उसको रोकने वाले का जो ताकत है, उसके बाजुओं में जो दम है, उसका जो पावर है वो 70 न्यूटन तक का है। हमारा पावर क्या था? 50, उसका क्या है? 70। तो कौन जीता कौन हारा? हम तो उसके आगे कमजोर पड़ गए। 50 है उसका पावर, तो बाप रे बाप 70 मतलब हमसे ज्यादा है, तो वो हमको लेके जाने
नहीं देगा। वो बोलेगा ब्लॉक को नहीं ले जा सकते, यहीं रोक के आपको रखना पड़ेगा, तो वो लेके जाने नहीं देगा बेटा। और लेके जाने नहीं देगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो जी, फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं, एक्सीलरेशन की जीरो आएगी, बिकॉज ब्लॉक नहीं खिसकेगा। तो सर कब तक ये ऐसा करेंगे, कब? तो जब हमारे द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया है, हमने जो इस ब्लॉक को खिसकाने वाला फोर्स लगाया, वो अप्लाइड वाले फोर्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एफ लिमिटिंग है। जो हमने ये लिमिटिंग वाला फ्रिक्शन कैलकुलेट किया, उसकी ताकत के बराबर या उससे कम है, तो हम मानेंगे कि ये नहीं जाने देगा। मानेंगे क्या? सीधी बात है भैया, नहीं जाने देगा तो नहीं जाएगा, ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा। ब्लॉक विल नॉट मूव ऑन दी सरफेस, कहीं मूव नहीं करेगा। समझ गए? ब्लॉक कहीं नहीं जाने वाला, जहां था वहीं का वहीं। क्यों नहीं जा रहा? जाना चाहता था, उसका खूब मन था, बट वो फ्रिक्शन ऐसा आ गया पीछे इतना ताकतवर कि वो उसको जाने नहीं देगा। और जाने नहीं देगा तो वो रुका रहेगा बेचारा, ताकत लगाएगा पूरा बट नहीं जा पाएगा, है ना। तो इसका मतलब, इसका पहला पार्ट कैलकुलेट करें, क्या करें? एक्सीलरेशन। तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या आ गया? तो यदि एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि ब्लॉक को खिसकने नहीं दिया, क्योंकि हमारी ताकत कम थी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत है वो ज़्यादा थी। दूसरी बात कि अब फ्रिक्शन जाने नहीं दे रहा है तो कितना लगेगा भाई? फ्रिक्शन की भी तो कुछ वैल्यू होगी ना, कितना लगेगा फ्रिक्शन? तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो जितना हमने लगाया 50, तो वो पीछे फ्रिक्शन का ताकत था मैक्सिमम 70 तक वो रोक सकता था। बट जब हमने 50 लगाया है तो वो भी फालतू अपनी ताकत वेस्ट नहीं करेगा, फालतू अपना खर्चा नहीं करेगा, एनर्जी खर्च नहीं करेगा, बचा के रखेगा आगे फ्यूचर के लिए। तो हमने 50 लगाया है, जाने नहीं देना है, तो पीछे की तरफ भी फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी बालकों? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 50, क्योंकि हमारे को 50 से हम खींच रहे थे, तो फ्रिक्शन को रिक्वायरमेंट इसको स्टॉप करने के लिए, जाने से रोकने के लिए है 50 का, 50 लगेगा और इसको रोक दो। सर हमने 60 लगाया तो वो 60 लग जाएगा, इतना खतरनाक है, वो अपनी वैल्यू बदल देगा, पार्टी बदल देगा, जरूरत के हिसाब से। आपको जरूरत क्या है? हमने सर 80 लगा दिया तो, हाँ ये पॉइंट वैलिड है, हमने 80 लगा दिया तो उसकी मैक्सिमम ताकत थी 70, हमने उस ताकत को ओवरकम कर दिया, अब हम ज्यादा पावरफुल हो गए, हमारी पावर ज्यादा हो गई, ताकत। हमने वो 70 लग रहा था, हमने 70 से ज्यादा 80 कर दिया, अब वो नहीं रोक पाएगा तो हाथ खड़े कर देगा, अब आप जाइए, हमारे से नहीं हो पाएगा, यू कैन गो, यू कैन मूव, जाइए फटाफट। तो अब जो फ्रिक्शन था स्टैटिक वाला अब नहीं रोक पाएगा, तो नहीं रोकेगा, इसका मतलब क्या करेगा? नहीं रोकने का एक ही मतलब है, जाने देगा। और जाने दिया तब तो हो गई स्लीपिंग, और स्लीपिंग हो गई तो उसके बाद ये स्टैटिक वाला का कोई रोल नहीं है, फिर कौन लगने लगेगा? काइनेटिक, क्योंकि फ्रिक्शन ने दो अलग अलग आदमी बिठा रखे, रोकने के लिए अलग आदमी, और जब रोकने वाले से नहीं रुकेगा, जाने लग जाएगा कोई बॉडी, तो उसको एक दूसरा आदमी की जिम्मेदारी दे दी गई, और वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। ठीक है, तो इस पर ये लगेगा स्टैटिक, कब तक? जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स 70 या 70 से कम है। हम 70 को एक्सीड करेंगे, ज्यादा लगाएंगे तो ब्लॉक जाने लगेगा, और जाने लगेगा तो फिर पीछे लगेगा काइनेटिक। और काइनेटिक की वैल्यू, एक इंटरेस्टिंग बात बताए क्या, काइनेटिक की वैल्यू फिक्स होती है, स्टैटिक की वैल्यू 0 से लेकर के इस मैक्सिमम ताकत तक कुछ भी हो सकता है। जरूरत, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन ही नहीं लगा, 0 हो गया। हमने 10 लगाया तो फ्रिक्शन 10 लगे, हमने 50 लगाया पीछे 50, हमने 70 लगाया पीछे से, यही तो साला अपनी वैल्यू ही बदलते जा रहा है। तो ये वैल्यू यदि बदलते जा रहा है, इसका मतलब ये कुछ खतरनाक है। बट काइनेटिक वाला बेचारा अपना आराम से, जितना जरूरत होगा उतना ही लगेगा, इसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन की जरूरत क्या, अपना फिक्स वैल्यू है बेचारे का। काइनेटिक का फ्रिक्शन का फिक्स वैल्यू होता है एफ के, जिसको बोलते हैं काइनेटिक, एफ फॉर फ्रिक्शन, के फॉर काइनेटिक, और वो होता है म्यू के मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल। यदि इस जगह जब भी स्लिपिंग होगी, जब भी स्लिपिंग होगी, तो यदि काइनेटिक लगेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3 मल्टीप्लाई बाय
0.3 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल इज 100, तो वो बेचारा कितना लगेगा, 30 लगेगा। वेरी कमजोर, 30 लगेगा। जाने दो, दुनिया में जिसको जो करना है करो, हम 30 लगेंगे, इससे ज्यादा हमारे से नहीं हो पाएगा। तो ये काम करता है अपना काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, समझ लीजिए। डाउट हो तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे, पसंद आए तो अप्रिसिएशन भी जरूर कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो ये तो एक अकेला ब्लॉक हो गया। अब एक के ऊपर दूसरा रखते हैं। मेन हमारा मोटिव जो क्लास है उसका वही है, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक रख करके आगे लेके जाना है। बड़ा माथा खाता है बच्चों का, बड़ा माथा पच्ची होती है इसमें, बड़े परेशान रहते हैं बालक बालिकाएं। तो इसको किया जाए, ये हो गया एक ब्लॉक, इसके ऊपर बिठा देते दूसरा ब्लॉक, और इनको बिठा देते हैं ग्राउंड पर। ये ग्राउंड को ले लेते हैं स्मूथ। क्या कर दे बाल को, स्मूथ, एकदम रफ नहीं बना करके परफेक्टली स्मूथ बना दिया। और स्मूथ का मतलब इसका म्यू इक्वल टू 0 हो गया। अब जो आप बोले वो मास ले लेते हैं भाई। ये ले लो 2 kg सर, और ये ले लो 3 kg, आपने बताया, मैंने ले लिया। अब हमने यहाँ पर कोई फोर्स लगा दिया F, यहाँ पर हमने कोई एक फोर्स लगा दिया F। यदि ये भी सरफेस स्मूथ हुई, यदि इन 2 kg और 3 kg के बीच की सरफेस भी एकदम परफेक्ट स्मूथ हुई, वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और यदि ये भी स्मूथ हुई, मान लो थोड़ी देर के लिए, होता नहीं है वैसे दुनिया में कोई चीज इतना स्मूथ, बट सपोज ये भी स्मूथ हुई, तो इन दोनों के बीच में यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना कोई यहाँ फ्रिक्शन है। तो क्या 2 kg वाला ब्लॉक 3 kg के साथ साथ आगे जाएगा? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में करके, जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। काहे कि भैया लेके जाने के लिए कोई फोर्स तो है ही नहीं। कैसे सर पता? अरे 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 भोले बच्चे, ये जो है 2 kg वाला, ई 2 kg वाले पर जो भी फोर्सेज लगे, कौन कौन लगे? तो ऊपर इधर नॉर्मल लग गया, ऊपर की तरफ नॉर्मल आ गया, और नीचे की तरफ ग्रेविटी आ गया 2 × g, बस। और कोई फोर्स है ही नहीं। ये डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं बाल को? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हो गया। अब इसमें नॉर्मल की वैल्यू 2g, ना कोई लेफ्ट में फोर्स है ना कोई राइट में, कोई जब फोर्स ही नहीं है तो कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। गरीब आदमी के जैसे बेचारा अपनी जगह पर बैठा रहेगा। ये A = 0, कहीं नहीं जाने वाला। भागेगा कौन? जिस पर हमने फोर्स लगा करके खींचा वो भाग जाएगा। कितने एक्सीलरेशन से भागेगा? तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो 3 kg वाले को देखेंगे, तो 3 kg वाला जो था किधर गया? हाँ ये रहा। 3 kg वाला जो है ब्लॉक, उस पर हमने F लगा दिया, मास था 3 kg। इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक ग्राउंड वाला नॉर्मल आएगा, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड वाला, और एक नॉर्मल यहाँ वाला जो ये लगाया था, किसने लगाया? 3 kg ने, तो इसका जोड़ीदार यहाँ आ जाएगा 3 kg, और इसकी वैल्यू होगी 2g के बराबर। ये ग्राउंड एन डैश लगा दिया, और इसका खुद का ग्रेविटी नीचे की तरफ हो गया 3g, तो इस एन डैश की वैल्यू इधर से 2g से दबाया, वो 3g, तो दोनों को मिला करके हो गया 5g। कितना आजकल जमाना चल रहा है किसका? 5g का। आने वाला जमाना 5g का होगा, थोड़े समय बाद आ रहा है। और ना कोई लेफ्ट में लगा है, राइट में खाली एक ही फोर्स लगा था, दैट इज F। तो न्यूटन जी बोलेंगे, न्यूटन बाबा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूटन जी बोलेंगे। बहुत बड़े साइंटिस्ट न्यूटन जी बोलेंगे कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? तो इस पर जो भी फोर्स लगा दैट इज ओनली F डिवाइडेड बाय इसका मास, क्योंकि F = ma होता है, तो मास इज 3, तो F/3 मीटर/सेकंड² का एक्सीलरेशन इसको मिल जाएगा। F की वैल्यू 10 न्यूटन है तो 10 डाल दीजिए इधर, 20 है तो 20 डाल दीजिए, 30 है तो 30 डाल दीजिए। तो 3 kg वाला तो जाएगा, 2 kg का साथ छोड़ जाएगा, उसको साथ में नहीं ले जाएगा। जैसा बच्चों आप पढ़ेंगे, आपकी दोस्ती यारी खूब होगी। 11th में 12th में आप पढ़ रहे होंगे, या ड्रॉपर में आपके साथ दोस्त है, बट ये जो कहानी है आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी इन दोनों ब्लॉक की। कि कोई भी आपका फ्रेंड है,
वो यदि अच्छा पढ़ा और जब जेई एडवांस में उसका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ, तो क्या वो आपको साथ लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं ले जाएगा, उसको अलाउ ही नहीं होगा, वो चाहेगा तो भी नहीं ले जा सकता है। तो ये काम है कि आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे और बगल वाला जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है, एवरीडे पढ़ रहा है, हम लोगों से डाउट पूछ रहा है, बढ़िया से होमवर्क कर रहा है, वो बगल से निकल जाएगा। और जो दूसरा वाला जो काम नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है, रोज देखता है, रेगुलर पढ़ाई नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है, तो वो इसके जैसे जीरो एक्सीलरेशन के साथ बैठा रहेगा। तो आई होप आप सबको ऐसा नहीं करेंगे आप, और नहीं करना चाहिए, सबको ऐसा बनना चाहिए, फास्ट दौड़ो एक्सीलरेशन के साथ, फटाफट फटाफट एवरीडे कुछ न कुछ नया करते रहो, कुछ न कुछ तूफानी करते रहो, ठीक है। चलो, तो ये सवाल था कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये यदि दोनों के दोनों सरफेस स्मूथ है। अब थोड़ा सा अलग कहानी में ट्विस्ट लाते हैं कि दोनों के बीच में जो स्मूथ था उसको हटा के रफ बना दिया। क्या कर दिया बाल को? रफ बना दिया। तो बनाते हैं फिर से रफ। तो रफ बनाना बड़ा इजी है। ये एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक हो गया, और ई ग्राउंड हुआ, ये ग्राउंड हो गया, तो ये हो गया 2 kg। अरे कितना था जी? अरे 2 kg था, तो ये हो गया 2 kg, ई हो गया 3 kg। और अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं स्मूथ बेटा। क्या बना देते हैं? सवाल नंबर हो गया 4। ई बना दिया स्मूथ, और इधर बना देते हैं रफ, और रफ में म्यू ले लेते हैं। जब दो अलग अलग म्यू दे रखे होते हैं, एक स्टैटिक वाला और एक काइनेटिक वाला, तो हम उसको लेंगे। अभी हम जस्ट सवाल पहला ले रहे हैं इस तरीके का, तो एक ही म्यू लेते हैं। तो जरूरत के हिसाब से इसको हम स्टैटिक भी कंसीडर करेंगे, एज्यूम करेंगे, और काइनेटिक भी, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो इसका म्यू का वैल्यू कितना ले लेते हैं? जितना आप बोले 0.5। आपने बोला, मैंने ले लिया 0.5। और इस पर एक फोर्स लगा देते हैं F। इस पर हमने लगा दिया फोर्स F। सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट इसका कि इस F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। F ताकत लगाते जाएंगे, आगे भागते जाएंगे। तो F का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, सो दैट दोनों के दोनों साथ साथ जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, एक दूसरे के हमेशा साथ में रहे। उस F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से भगाया जाए ताकि दोनों साथ साथ में जाए। तो सवाल ये कि F मैक्स फॉर विच, F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फॉर विच both the blocks move together। साथ साथ जाने के लिए, दोनों को एक दूसरे का साथ देने के लिए इस F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसको करते हैं पहले, फिर आगे के सवाल करेंगे। पहले लिख लेते हैं इससे रिलेटेड। F की मैक्सिमम वैल्यू क्या कितनी होनी चाहिए, सो दैट दोनों के दोनों साथ साथ में जाए। फिर हो गया कि इफ, क्या हो गया, इफ F इक्वल टू है 15 न्यूटन। कितना न्यूटन? खाली 15 न्यूटन। देन फाइंड द एक्सीलरेशन, of each block and friction between them। क्या? फ्रिक्शन बिटवीन देम। तीसरा पार्ट कि इफ F इक्वल टू, थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाते, 50 न्यूटन। F इक्वल टू 50 न्यूटन, देन find the acceleration, of each block and friction between them, कि यदि हमने 50 लगाया तो फ्रिक्शन क्या होगा, कैसे होगा। तो लेट्स
शुरुआत करी जाए बच्चों। तो शुरुआत करने के लिए हम लोग क्या करें, पहले सबसे पहले आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा क्या करें, तो पहले ये पार्ट और ये पार्ट नहीं करके हम लोग इसको करेंगे। और ये सवाल में इवन पूछा भी नहीं है आपको, खाली डायरेक्ट थर्ड पूछा है एग्जाम में या डायरेक्ट सेकंड पूछा है, तो भी आई विल सजेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो कीजिए, कोई सवाल नहीं गलत होगा इसका मेरा गारंटी है। तो ये हम लोग पहले इसको करेंगे एफ मैक्स वाले को, इनको बाद में करेंगे, पहले ये वाला करेंगे, क्योंकि ये करने से पूरे आगे के सवाल, आगे के दोनों पार्ट बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। कैसे, तो देखिए जरा कि एफ मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो इसका एक रियल लाइफ में आपसे एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अभी अभी माइंड में आया कि सपोज आपके घर में छोटा बच्चा है, 3 साल का, 2.5-3 साल का एक छोटा बच्चा है, और आप तो बड़े हैं डेफिनेटली, मेरे से भी बड़े होंगे, मेरे टाइप और थोड़े से उससे बच्चे से छोटे आप बड़े हैं, और आपको उस बच्चे को बोला जाए कि आपको थोड़ा सा उस बच्चे को वॉक करा के आइए, तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे का हाथ पकड़ेंगे और उसको अपने साथ साथ ऐसे उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ साथ साथ धीरे धीरे, जैसे जैसे बच्चा एक एक कदम रखते हुए चल रहा है वैसे वैसे आप भी उसके साथ चलते रहेंगे। करेक्ट है, एकदम आराम से उस बच्चे के साथ में ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलेंगे। अब आप फास्ट जाना चाहेंगे, जा पाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपका मजबूरी है, वो बच्चा फास्ट नहीं चल सकता। तो क्या आप बहुत धीरे, बच्चा ऐसे ऐसे चल रहा है तो आप थोड़ा सा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाएंगे, तो स्पीड बढ़ा के आप थोड़ा सा तेज जाना शुरू करेंगे। बच्चा भी आपके साथ बेचारा ताकत करेगा आगे जाने की, आपने और तेज स्पीड बढ़ा दिया, ऐसा बच्चा है वो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएगा, एक ऐसे करेगा ऐसे करेगा, बट आफ्टर सम टाइम वो कभी ना कभी आप और थोड़ा सा तेज जाने लगेंगे तो आपका साथ बच्चा छोड़ेगा। साथ कैसे छोड़ेगा, आपने हाथ इतना मजबूती से पकड़ रखा है कि आप हाथ उसका छोड़ेंगे नहीं, तो वो आपका साथ छोड़ नहीं सकता। बट आप बहुत तेजी से जाने लगेंगे, फटाफट बहुत तेजी से एकदम कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे तेजी से भागेंगे, तो बच्चा आपके साथ साथ वॉक नहीं कर पाएगा और हाथ उसने आपका छोड़ना नहीं है क्योंकि आपने उसको पकड़ रखा है। तो क्या करेगा बेचारा, घसीटेगा तुम्हारे साथ में, तुम उसको घसीटते हुए, वो रगड़ते हुए खींच के ले जाओगे। तो यही सवाल है यहाँ पे, ऐसे सवाल को उससे रिलेट कीजिए कि इनिशियल में जब हम फोर्स लगाएंगे, हमने कम फोर्स लगाया तो इनिशियल में दोनों साथ में जाना चाहते हैं, जैसे बच्चा जा रहा था वैसे वैसे हम भी जा रहे थे और दोनों साथ में वॉक करते हुए जा रहा था, कोई घसीट नहीं रहा था, आराम से कंफर्टेबली जा रहा था। बट हम जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे इसका एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, तो इसके जो ऊपर बैठा हुआ है छोटा बच्चा वो भी अपना एक्सीलरेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। बट एक दिक्कत है, पता है क्या, वो ये कि ऊपर बैठा हुआ जो ब्लॉक है 2 kg वाला, उसको आगे लेके जाने का जो काम करा सकता है, उसको दौड़ाने का काम कराने वाला जो फोर्स है, दैट इज ओनली फ्रिक्शन, दैट इज ओनली फ्रिक्शन। तो दैट इज ओनली फ्रिक्शन। देखिए, तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है एफबीडी बना देते हैं 2 kg वाले का और 3 kg वाले का, ठीक है, ये है 2 kg, तो इसको आगे लेके जाने का काम करने वाला है फ्रिक्शन, और इस पर पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन, ग्राउंड पे तो कोई था नहीं और हमने यहाँ पर फोर्स लगाया था और इसका मास था 3 kg। यही डायग्राम था बाल को, यस यही था। अब ये इनिशियल में जब हम धीरे 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 लेके जाएंगे तो दोनों के दोनों साथ में जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बेचारे वो नहीं चाहते हैं स्लीपिंग करना, दोनों साथ में जाने लगेंगे। बट आप नीचे वाले को इतना तेजी से भगा देंगे कि ऊपर वाला छोटे बच्चे के जैसे नहीं भाग पाएगा, तो घसीटेगा, स्लाइडिंग होगी, नहीं चल पाएगा तो स्लाइडिंग होगी, ठीक है। तो इसको ये जो भी एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल में मिल रहा है, किसको, 2 kg वाले को, 2 kg वाले को जो भी हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज इस फ्रिक्शन वाला। तो क्या हुआ कि इनिशियल में ये स्टैटिक था क्योंकि दोनों साथ में जा रहे थे, स्लीपिंग नहीं हो रही थी, बोथ आर मूविंग टुगेदर, वो ऊपर बैठा है और ऐसे ये ऐसे हाथ में ले जा रहे हैं, तो ये मार्कर भी साथ में जा रहा है। बट हाथ को बहुत तेजी से ले जाओ, मार्कर फिसल जाएगा, पीछे रह जाएगा, हाथ तेजी से भाग जाएगा। काहे कि इसको लेके जाने का काम करेगा फ्रिक्शन। एज वी डिस्कस
कि फ्रिक्शन की तो एक वैल्यू बढ़ते जाएगी, इसको तेजी से भगाना है फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और तेजी से भगाना है और फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। बट बेचारा फ्रिक्शन तो एक लिमिट तक ही लग सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं हो सकता, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जब स्लिपिंग होने ही वाली होगी, वो बच्चा बस बोलेगा कि अब मेरा हो गया भाई, अब मेरे से नहीं चला जाएगा, या तो मुझे ले जाना है तो घसीट के ले जाओ, नहीं तो मैं नहीं चल रहा। तो वैसा ही कहानी 2 kg वाला इसके साथ साथ दौड़ेगा पूरा ताकत लगा करके, बट एक ऐसी पोजीशन तक पहुंच जाएगा कि उससे ज्यादा ये नहीं दौड़ पाएगा, हाथ खड़े कर देगा, भाई मेरे से नहीं आएगा, मुझे माफ करो। तो उसके लिए इस एफ की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी फ्रिक्शन की, तब इसको जो मिलने वाला एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी द मैक्सिमम m इंटू ए मैक्स, क्योंकि मास तो फिक्स है। तो जब ये फ्रिक्शन लिमिट इन तक पहुंचेगा मैक्सिमम, तो ऊपर वाले का भी एक्सीलरेशन बढ़ते 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 मैक्सिमम और लिमिट इन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम और लिमिटिंग तक पहुंच जाएगा। अब जब वो मैक्सिमम और लिमिटिंग तक पहुंच गया, उससे ज्यादा ये नहीं बढ़ा पाएगा। तो एफ लिमिटिंग कितना होता है, म्यू जो भी एक ही दिया था मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए मैक्स। नॉर्मल की वैल्यू अपने इस सवाल में तो mg के बराबर होगा, क्योंकि इधर नॉर्मल लग रहा है, तो इधर mg मतलब 2 इंटू जी को कंसिडर करते हैं 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू मास इज 2 इंटू ए मैक्स। तो यहां से a का मैक्सिमम वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट, म्यू की वैल्यू अपने सवाल में दी थी शायद 0.5, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या चीज है, तो ये एक ऐसी चीज है कि ये मैक्सिमम पॉसिबल, क्या चीज, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक है। इससे ज्यादा अपर ब्लॉक वाले का एक्सीलरेशन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा वो नहीं भाग सकता है। दैट मीन जब तक हमने दोनों को साथ साथ में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या उससे कम से भगाया, तब तक दोनों साथ साथ में जाएंगे। और यदि हमने 5 से ज्यादा कर लिया तो वो दोनों के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी, और वो फिर नहीं भाग पाएंगे दोनों साथ साथ में, और वो दोनों साथ छोड़ देंगे, तो नीचे वाला तेजी से निकल लेगा और ऊपर वाला है वो धीरे धीरे भागेगा। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो सकता है 5। तो जब तक दोनों के दोनों साथ में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागेंगे, तब तक दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, उसके बाद साथ छोड़ दिया जाएगा। तो अब देख लो, दोनों तब जब तक दोनों साथ में जा रहे थे, तो वी कैन कंसीडर दोनों को एज ए सिंगल बॉडी, क्योंकि दोनों एक ही साथ में जा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग है ही नहीं भाई, दोनों को फेविकॉल से चिपका दिया, फेविक्विक से चिपका दिया गया, तो बोथ आर मूविंग टुगेदर, तो उसको यू कैन कंसीडर एज ए सिंगल बॉडी। क्या कर सकते हैं, सिंगल बॉडी इसको मान सकते हैं। तो यदि ये सिंगल बॉडी हो गया, जिसका मास हो गया अपना कितना, 5 kg, और इस पूरे को कितने एक्सीलरेशन से भगाए ताकि ऊपर वाला भी इसके साथ साथ भाग जाए, और वो फिसले नहीं, वो पीछे नहीं रहे। तो ऊपर वाला तभी इसके साथ साथ भागेगा जब इस पूरे सिस्टम को हम लोग 5 या 5 से कम से भगाएंगे। उसके ज्यादा हो गया तो ऊपर वाले से नहीं हो पाएगा, बेचारा फिर स्लाइड कर जाएगा। सो सॉरी ऊपर वाले के लिए। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भगाना है। तो अब न्यूटन्स का लॉ, इस पूरे 5 kg वाले ब्लॉक पर देखोगे, पूरा 5 kg का ब्लॉक, जिस पर आगे लगा दिया F, पीछे कहीं कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन है नहीं, नॉर्मल ऊपर, ग्रेविटी नीचे, इसको जाना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो न्यूटन जी बोलेंगे F इक्वल टू ma लगा दीजिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो F इक्वल टू इसका मास 5 kg, एक्सीलरेशन 5, तो इस F का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया बेटल का, तो ये आ गया 25 न्यूटन। कैसे, तो 5 kg मास था और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाना था, तो 5 kg मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके हिसाब से। तो ये इसका वैल्यू आ गया। अब देखिए अगले सवाल ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कि F मैक्सिमम मतलब हमने यहाँ पर वो फोर्स पता कर लिया कि जिसके बियॉन्ड फोर्स लगाने पर दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। उससे पहले तक हम हैं साथ साथ,
उसके बाद हम जुदा जुदा, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और दोनों के बीच में स्लीपिंग हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो कितना इजी हो गया आपके लिए। हमने लगा दिया 15 न्यूटन, तो हमने एक वो मैक्सिमम एफ कैलकुलेट किया कि उससे कम लगाएंगे तो साथ साथ, उससे ज्यादा लगाएंगे तो अलग अलग। तो हमने लगाया 15, यहाँ मैक्सिमम था 25, तो 25 से कम लगाया, जो मैक्सिमम था उससे कम लगाया, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ साथ जाएंगे, और साथ साथ जाएंगे तो दोनों को अलग अलग बॉडी नहीं लेंगी, दोनों को एक ही मानेंगे कि 5 केजी, जैसे अपन खड़े, अपना सर है और अपना बॉडी है, ये दोनों एक बॉडी है, वैसा का वैसा ये बॉडी है, बट सर सेपरेट हो जाए तो फिर दो अलग बॉडी बन जाएंगे। तो F का वैल्यू 15 न्यूटन है, तो पूरे बॉडी को हम एक सिंगल कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया अपना। तो फर्स्ट पार्ट का F इक्वल टू 5 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इससे मिल गया 25 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में एज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे द्वारा लगाया हुआ फोर्स जो मैक्सिमम होना चाहिए था उससे कम है, उससे कम है। F इज लेस देन F मैक्स, देन बोथ मूव टुगेदर, बोथ मूव टुगेदर, और दोनों साथ साथ में जब जाएंगे, तो साथ में जाएंगे तो हमने फोर्स लगाया 15 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय मास इज 5, तो आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का होगा और बराबर होगा, दोनों का होगा और बराबर होगा, सेम होगा, एक जैसा, क्योंकि सिंगल बॉडी के जैसे साथ साथ में जा रहे हैं। थर्ड पार्ट बोलता है कि अब हमने 50 लगा दिया, बाप रे, जो लिमिट था वो 25 था, हमने उसको क्रॉस कर दिया, अब दोनों साथ साथ में नहीं होंगे, दोनों से जुदा जुदा, एक दूसरे से अलग अलग, सेपरेट। नीचे वाला तेजी से भाग जाएगा, ऊपर वाला बेचारा आराम से धीरे 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 स्लाइडिंग करते हुए उसके हिसाब से, उसके ताकत के हिसाब से, उसके कैपेसिटी के हिसाब से आएगा। तो हमने लगा दिया 50। तो अब थर्ड वाले में आते हैं। तो थर्ड वाला F इज ग्रेटर देन F मैक्स, जितना मैक्सिमम हमको अलाउ था उससे ज्यादा लगा दिया, तो दोनों मूव सेपरेटली, बोथ मूव अलग अलग, बोथ मूव सेपरेटली, दोनों अब अलग अलग जाने लगेंगे। अलग अलग जाने लगेंगे तो काम बड़ा आसान हो गया भाई, अलग अलग जाने लगेगा तो ऊपर वाले को देख लो, नीचे वाले ब्लॉक को देख लो। ऊपर वाले का मास था 2 kg, इस पर फ्रिक्शन अब जितना जरूरत था उससे ज्यादा लगा दिया हमने, तो जरूरत से ज्यादा हो नहीं सकता, तो इस पर अब फ्रिक्शन लग रहा होगा सीधा सीधा म्यू इंटू mg के बराबर, और इसकी वजह से इसका एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा म्यू इंटू mg करने के बाद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज यू कैन सी कि इसका 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम परमिसिबल अलाउ जो है वो आ गया था, उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो इसका हो गया 5। 3 kg वाले को देखो, हमने आगे लगा दिया 50 न्यूटन, इस पर पीछे यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगा म्यू mg, तो वो कितना लगा, तो म्यू की जगह 0.5, m की जगह 2, g की जगह 10, तो ये वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। तो अब इसका न्यूटन जी बोलेंगे कि आगे आप 40 लगा रहे हैं, पीछे फ्रिक्शन 10 लग रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स दैट इज 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई इसका मास 3, तो ये हो गया 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये करीब करीब 13.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, बहुत ज़्यादा तेजी से भागेगा, और ये बेचारा धीरे 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 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही भागता रहेगा, नीचे वाला तेजी से निकल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का सीन इस सवाल में होने वाला है, ऐसे कि ये रख दिया गया, नीचे वाले को धीरे धीरे ले जा रहे हैं तो ये साथ साथ जा रहे हैं, बट नीचे वाले को बहुत फास्ट लेके गए तो ये पीछे रह जाएगा, बहुत फास्ट ले जाएंगे तो ये पीछे रह जाएगा, आएगा आगे, ऐसा नहीं नहीं आएगा, रुका रहेगा, आएगा, बट धीरे धीरे आएगा, नीचे वाला फास्ट चला जाएगा। तो ये बाल को, ये सवाल हो गया अपना, ठीक है। तो इस सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और इसकी तरीके के बढ़िया बढ़िया सवाल, अच्छे अच्छे सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको डाउट है उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में ताकि सबका फायदा हो जाए, आपका अपना फायदा है,
विद्या और ये जो अपनी पढ़ाई है वो एक ऐसा दुनिया में धन है जिसको जितना ज्यादा बांटते हैं उतना बढ़ता रहता है। तो सबका भला, कर भला सो हो भला, ठीक है। तो ये लिख लीजिए और इस पर बेस्ड सवाल और एडवांस लेवल के, ऊपर लेवल के सवाल 2 बॉडी 3 बॉडी वाले हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल दी बेस्ट और लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच।